इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड हमारा शुरू हो चुका था और उसका रेशियो टेस्ट बता दिया गया था, जिसका एक एग्जाम्पल नंबर 1 भी कराया गया था। ये है एग्जाम्पल नंबर 2। I is equal to 0 to 1 है dx अपॉन x to the power 1 अपॉन 3 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस वाले फंक्शन को देखिएगा, जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है उसमें नीचे डिनोमिनेटर में x पड़ा हुआ है। अगर आप x की जगह 0 रख देंगे तो फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो फंक्शन जो है वो लोअर लिमिट पर जो है वो अनबाउंड है, लोअर लिमिट पर अनबाउंड है। तो यानी कि fx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 1 अपॉन 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज अनबाउंड एट एक्स इज इक्वल टू 0। सो I is improper integral of सेकंड काइंड। ये आपका सेकंड काइंड का इंटीग्रल है। अब आप जिसने इनफाइनाइट बनाया है ना, जिसने इनफाइनाइट बनाना है उसे फाई एक्स में डाल दीजिएगा। लेट फाई एक्स इज इक्वल टू बना लीजिएगा 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 1 अपॉन 3। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लोअर लिमिट एफ एक्स अपॉन फाई एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2। ये आपकी वैल्यू बन गई है फाइनाइट एंड नॉन जीरो। फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू बन चुकी है, टेस्ट आपका पास हो चुका है। अब कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि फाई अगर कन्वर्जेंट होगा तो एफ भी कन्वर्जेंट होगा, और फाई अगर डाइवर्जेंट होगा तो एफ भी डाइवर्जेंट होगा। अब चूंकि इंटीग्रेशन 0 to 1 फाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट डाल दीजिएगा एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, यहाँ एप्सिलॉन से 1 हो जाएगा और यहाँ डी एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर 1 अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, एक्स टू दी पावर ऊपर जाएगी तो माइनस का 1/3 होगी, तो पावर 1 जोड़ेंगे तो 2/3 बन जाएगी, और तो ये हो जाएगा 3/2 एक्स टू दी पावर 2/3। लिमिट हो जाएगी एप्सिलॉन से 1, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 3/2 1 माइनस एप्सिलॉन की पावर 2/3। अब देखिएगा एप्सिलॉन की वैल्यू 0 पड़ी हुई है, जब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो 0 आ जाएगा। तो ये 3/2 आपके पास फाइनाइट क्वांटिटी जो है वो प्राप्त हो चुकी है। इसको इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 0 to 1 फाई एक्स इज कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 डी एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर 1 अपॉन 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर कन्वर्जेंट। इस तरह से आपने देखा एक एग्जाम्पल 1 पहले करा दिया, एग्जाम्पल नंबर 2 अब करा दिया है। एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 3 में होमवर्क में दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 3 सिंपल है बिल्कुल, ये HW में चला जाएगा, ये डाइवर्जेंट में आ जाएगा। और ध्यान रखना फाई का इंटीग्रेशन ना बुक वाले ने आर्टिकल के अकॉर्डिंग कर रखा है, तो आर्टिकल की जगह आप इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल देना, उससे 2-3 लाइन बढ़ जाएंगे और इंप्रेशन ना अच्छा पड़ जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा है एग्जाम्पल नंबर 4। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू दी पावर n minus 1 e to the power minus x dx is convergent if n greater than 0। n greater than equal 0 का ये कन्वर्जेंट होना है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर 0 आप जो फंक्शन है वो x टू दी पावर n minus 1 e to the power minus x dx है, तो आप ऐसे करिएगा इसे 0 to 1
एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब इंटीग्रेशन के बारे में सोचिएगा, फंक्शन के बारे में सोचिएगा। एक्स की पावर में एन माइनस वन पड़ा हुआ है तो खतरा इसे जीरो पर हो सकता है, लेकिन उसके लिए पावर में माइनस आना पड़ेगा, है ना। तो पहले केस में लेकर के चलते हैं कि n की वैल्यू 1 है या 1 से बड़ी है। फर्स्ट केस, व्हेन n ग्रेटर देन इक्वल 1। अगर n की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो x की पावर 0 यानी कि 1 बन जाएगा, x ही गायब हो जाएगा। और n की वैल्यू 1 से बड़ी आप लेते हैं तो 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो x की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और जब आप 0 रखेंगे तो उत्तर 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके सब कुछ 0 आ जाएगा। तो फंक्शन बाउंडेड है। When n greater than equal 1, then f(x) is bounded. In finite interval 0,1, so I is proper integral. Therefore, it is कन्वर्जेंट। फंक्शन को कोई खतरा नहीं होगा n ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए, तो हमारा इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, प्रॉपर इंटीग्रेशन बन जाएगा। अब दूसरा केस लेकर के चलते हैं, सेकंड। अब n की वैल्यू सोचिएगा 0 और 1 के बीच में पड़ती है। 0 लेस देन n लेस देन 1। अब ये वाला केस ले रहे हैं तो अब x की पावर निगेटिव है, x अपॉन में आ जाएगा, और जब 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। एफ एक्स इज अनबाउंड एट लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0। सो I is improper integral of सेकंड टाइम। इस प्रकार से आई जो है आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाता है। अब उस फंक्शन को ले लीजिएगा जो फंक्शन आपको परेशान कर रहा है, लेट करिएगा फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स अपॉन फाई एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आ जाती है आपकी फाइनाइट एंड नॉन जीरो। फाइनाइट एंड नॉन जीरो वैल्यू आ चुकी है। आपका टेस्ट जो है वो पास हो चुका है, कंपैरिजन टेस्ट। अब देखिएगा फाइल का इंटीग्रेशन क्या कहता है। इंटीग्रेशन 0 से 1 फाइव एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स, और ये हो जाएगा x टू दी पावर n अपॉन n। और यहाँ लिमिट लगा लेते हैं, यहाँ एप्सिलॉन डाल देते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x टू दी पावर n अपॉन n, और लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 होगी। या देखिएगा जो मैंने केस बनाया है ना दूसरा, वो 0 लेस देन n लेस देन 1 का बनाया, तो इस केस को ऐसा बना दीजिए। मैं पूरा केस डिस्क्राइब करूंगा, n लेस देन 1 बना देता हूँ मैं। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n, अपर लिमिट पे तो 1 आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन की पावर n। एप्सिलॉन की पावर n आ जाएगी। अब यहाँ से केस में देख लीजिएगा, अगर n इज इक्वल टू 0 लेते हैं, अब एप्सिलॉन की वैल्यू 0 रखनी है। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो 0 को पॉजिटिव पावर मिलेगी, 0 को पॉजिटिव पावर मिलेगी तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 अपॉन n आंसर बन जाएगा, बन जाएंगे यहाँ से 1 अपॉन n। इफ 0 लेस देन n लेस देन 1, n लेस देन 1 का केस तो चल ही रहा है, n लेस देन 1 का केस चल रहा है, 0 और 1 के बीच में चले जाइएगा।
अब सोचिएगा n की वैल्यू जो है 0 से छोटी होगी, सपोज कर लीजिएगा -1। एप्सिलॉन की पावर जब माइनस का 1 बनेगी तो एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा, और जब आप 0 रखेंगे तो 1/0 बनेगा, और 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट इफ n लेस देन इक्वल 0। तो ये केस डाइवर्जेंट का है और ये केस कन्वर्जेंट का है। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 5x dx इज कन्वर्जेंट और 0 less than n less than 1 and divergent for n greater than equal 0। अब कंपैरिजन टेस्ट लिख लेते हैं। बाय कंपैरिजन इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx is convergent for 0 less than n less than 1 and divergent for n less than equal 0। अब इस वाले केस को ही मिला दीजिएगा। n ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए कन्वर्जेंट आया था। कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट जब होगा तो कन्वर्जेंट ही बनेगा, लेकिन दूसरे हिस्से में जाकर के डाइवर्जेंट बन रहा है। तो n ग्रेटर देन इक्वल 1 पर कन्वर्जेंट है और 0 से 1 के बीच में भी वो कन्वर्जेंट है। तो ये भी कन्वर्जेंट हो गए, ये भी कन्वर्जेंट हो गए, दोनों को मिला दीजिएगा और ये डाइवर्जेंट का रिजल्ट हो जाएगा। वी कंक्लूड दैट गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट for n greater than 0 and divergent for n less than equal 0। दोनों के लिए कन्वर्जेंट है। ये केस कन्वर्जेंट का हो गया और ये हिस्सा जो है वो डाइवर्जेंट का हो गया। बुक में ये सिर्फ सिद्ध प्रूव करने के लिए कहा गया था कि ये सिद्ध करिएगा कि n ग्रेटर देन 0 के लिए कन्वर्जेंट है। तो मैंने n ग्रेटर देन 0 कन्वर्जेंट वाला हिस्सा भी दिखा दिया है और डाइवर्जेंट वाला हिस्सा भी दिखा दिया है। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन पूरा हो जाता है, क्योंकि हमने कन्वर्जेंट भी डिस्कस कर दिया है और डाइवर्जेंट भी डिस्कस कर दिया है। तो हमने बुक से थोड़ा सा फालतू आंसर दिया है। ये एग्जाम्पल 4 है। एग्जाम्पल 5 सिंपल है, ये कोई टेस्ट का नहीं है, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल रही है। अब मैं सेकंड काइंड के जो है क्वेश्चन आपको बताने शुरू कर देता हूँ। ये सेकंड काइंड में कहाँ कहाँ और ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है हमारी। फिर मैं दूसरा म्यू टेस्ट आएगा, म्यू टेस्ट के क्वेश्चन हम करेंगे। एक्सरसाइज 12C दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। I इक्वल टू है 0 to π/2 sin x अपॉन x टू दी पावर n प्लस 1 dx। अपॉन में x पड़ा हुआ है। जब 0 लिमिट रखी जाती है तो sin x बटे x अगर हुआ तो 1 दे देगा, लेकिन बटे में x की पावर n जो है बटे में 0 बनेगा और ये इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ये होमवर्क है आपका, इसमें आपको 5x लेट करना है 1/x टू दी पावर n। जब आप 5x ले लेंगे, fx को 5x के डिवाइड करेंगे तो sin x बटे x बनेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 लगेगी तो आपके वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। इसे खतरा 0 से है। ये हो जाता है थर्ड। I इक्वल टू है 0 से π/2 cos x अपॉन x स्क्वायर dx। यहाँ भी जब आप 0 डालेंगे तो 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो आप इसमें 5x इक्वल टू लेने जा रहे हैं 1/x स्क्वायर। 5x स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 5x है
और ये इस तरह से कंपैरिजन टेस्ट के क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट आया था। अब मैं अगला टेस्ट लिखने वाला हूँ न्यू टेस्ट। ये 12.16 है। न्यू टेस्ट फॉर improper integral of second kind। ये न्यू टेस्ट है फॉर improper integral of second kind। अब ये खतरा जो है आपका खतरा तब होगा, सपोज कर लीजिएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b है, ये है i इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b fx dx है। ये मान लीजिएगा लेट fx इज अनबाउंड एट x इक्वल टू a। मान लीजिएगा आपका फंक्शन जो है वो अनबाउंड है लोअर लिमिट x टेंड्स टू a पर। फर्स्ट केस इफ म्यू इफ 0 लेस देन म्यू लेस देन 1 एग्जिट्स such that limit x tends to a x minus a to the power mu fx fx exits, then integral is convergent। इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट होगा। Second, if mu greater than equal 1 exits such that limit x tends to a x minus a to the power mu fx। अब ये मैं डाइवर्जेंट का केस बनाने वाला हूँ। exits but not 0 or infinity or minus infinity, then integral is divergent। तो इंटीग्रल जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट कहलाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है अपर लिमिट पर आपका फंक्शन अनबाउंड हो रहा हो। If fx is unbound at x is equal to b, then above rules are true for limit x tends to b minus x to the power mu fx। ऊपर वाले रूल जो है ट्रू हो जाएंगे। तो हमारा म्यू टेस्ट ये कहता है कि अगर आपका इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, लिमिट तो फाइनाइट हो गई हमारी, और आपका एफ एक्स अनबाउंड है किस पर, a पर। लोअर लिमिट पर अगर खतरा है, लोअर लिमिट पर खतरा है, तो आपको एक ऐसा म्यू ढूंढना है जो 0 और 1 के बीच में पड़ता हो। किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में पड़ता हो। इस तरह से वो एग्जिट करता हो सच दैट लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a की पावर म्यू एफ एक्स। ये देख लीजिएगा x में से लोअर लिमिट घटा रहे हैं, x माइनस a टू दी पावर म्यू एफ एक्स एग्जिट्स देन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। अगर लिमिट की वैल्यू आ जाती है तो जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर म्यू की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होती है और लिमिट एग्जिट्स कहलाती है बट नॉट 0, लेकिन उसका मान 0 नहीं आता है, या इनफाइनाइट आ जाती है या माइनस इनफाइनाइट आ जाती है, देन इंटीग्रेशन इज डाइवर्जेंट। तो लिमिट जो निकाली जा रही है उसमें x में से a घटाया जा रहा है, जहाँ पर कि a लोअर लिमिट है। फिर नोट लिखा गया है इफ एफ एक्स इज अनबाउंड एट एक्स इज इक्वल टू बी। अगर अपर वाली लिमिट पर अनबाउंड हो जाता है आपका फंक्शन तो रूल जो है वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही लगेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको b माइनस एक्स लेना है। तो यानी कि अगर लोअर लिमिट पर फंक्शन अनबाउंड है तो x में से लोअर लिमिट घटाने के बाद पावर म्यू लेनी है, और अपर लिमिट पर अगर फंक्शन अनबाउंड है
तो अपर लिमिट में से x घटाने के बाद पावर म्यू लेनी है, बाकी केस ऐसे के ऐसे ही है। देखिएगा ये जो लिमिट के रिजल्ट है म्यू टेस्ट के जो लिमिट के रिजल्ट हैं वो वही हैं जो म्यू टेस्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए था, लेकिन म्यू की जो वैल्यू है ये उल्टी लिखी गई है, ये ध्यान रखना। लिमिट का एग्जिस्ट होने का रूल इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में और सेकंड काइंड में सेम है, लेकिन जो म्यू की वैल्यू है आप पीछे खोल के देखिएगा, म्यू की वैल्यू जो है एक दूसरे की उल्टी लिखी गई, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा विशेष सावधानी ये बरतनी है कि आपको सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि आप फर्स्ट काइंड में है या सेकंड काइंड में है। अब आइएगा म्यू टेस्ट का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर ये है एग्जाम्पल 1। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 है log x अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स है। अब यहाँ देख लीजिएगा 0 से 2 है, log 0 की वैल्यू खुद माइनस इनफाइनाइट होती है तो 0 पे भी प्रॉब्लम है, अब 2 रखेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, इसमें भी प्रॉब्लम है। तो आप इसे ऐसे पढ़िएगा 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स इज अनबाउंड एट एक्स इज इक्वल टू 0,2। अब जो तुम्हारा फंक्शन है वो दोनों जगह अनबाउंड है, लोअर लिमिट पर भी अनबाउंड है और अपर लिमिट पर भी जो है वो अनबाउंड है। तो सवाल को दो पार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब लोअर लिमिट पर अनबाउंड होता है तो x में से 0 घटता है, और जब अपर लिमिट पर अनबाउंड होता है तो b में से x घटता है। तो हम इसे इंटीग्रेशन को दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। i इक्वल टू ऐसे कर लेते हैं 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स, i इक्वल टू i1 प्लस i2 इक्वेशन 1 वेयर i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर जो है ये है, ये हो गया 0 to 1 log x अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। खतरा 0 से है, एफ एक्स इज अनबाउंड एट x इज इक्वल टू 0। तो I1 इज improper इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो चुका है और खतरा किस पर है 0 से। अब आप लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 की पावर म्यू एफ एक्स लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो ये हो जाएगा x की पावर म्यू log x अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स। नीचे वाली वैल्यू तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 2 में से जब 0 घटेगा तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, लेकिन x की पावर म्यू log x की जो वैल्यू है आप हमेशा क्या लिखेंगे 0, और ये शर्त लगा देंगे फॉर म्यू ग्रेटर देन 0। x की पावर म्यू log x की जो वैल्यू है क्या लिखी है वो 0 लिखी है, लेकिन शर्त क्या है म्यू ग्रेटर देन 0। जब तक ही म्यू पॉजिटिव रहेगा, जब तक म्यू क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो आपके log से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी वैल्यू 0 होती रहेगी। अब टेस्ट के बारे में विचार करेंगे। अब जो कन्वर्जेंट का केस है म्यू टेस्ट में, उसमें कहता है 0 और 1 के बीच में म्यू की वैल्यू होनी चाहिए, और डाइवर्जेंट का जो केस है उसमें कहता है कि म्यू की जो वैल्यू है वो 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पर म्यू ग्रेटर देन 0 है, तो म्यू ग्रेटर देन 0 में म्यू की वैल्यू आप 0 और 1 के बीच में भी ले सकते हैं और 1 से आगे जाकर के भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों के केस बन रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अब ये बात यहाँ पर जरा थोड़ा सा आप गौर फरमा लीजिएगा। जो कन्वर्जेंट वाला केस है उसमें देखिएगा लिमिट में क्या है, सिर्फ एग्जिट्स, यानी कि लिमिट का आंसर आना चाहिए। और यहाँ देखिएगा डाइवर्जेंट में एग्जिट्स बट नॉट 0। लिमिट एग्जिस्ट तो करे लेकिन 0 ना करे, लेकिन यहाँ पर लिमिट आपकी क्या आ रही है 0 आ रही है। तो लिमिट अगर 0 आपकी आ रही है तो आपका डाइवर्जेंट वाला केस पास नहीं हो सकता, यानी कि म्यू की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं या 1 से बड़ी लेते हैं तो आपका जो उत्तर है वो मान्य नहीं होगा। तो इसलिए अब हमें जाना पड़ेगा कन्वर्जेंट के केस में, यानी कि म्यू की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में ली जा सकती है। फॉर
0 लेस देन म्यू लेस देन 1 कॉमा लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 टू पावर म्यू एफ एक्स एग्जिट्स. So by mu test I1 is कन्वर्जेंट. जो I1 होगा वो कन्वर्जेंट होगा. अब I2 के बारे में चलते हैं. सुनिए I2 इज इक्वल टू है 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स, 1 से 2 log x अपॉन √2 माइनस एक्स डी एक्स. अब जो मुझे प्रॉब्लम है वो √2 माइनस एक्स से है. एफ एक्स इज अनबाउंड एट एक्स इज इक्वल टू 2. So it is improper integral of सेकंड काइंड. ये सेकंड काइंड का इंटीग्रल हो जाता है. म्यू टेस्ट लगाइएगा. अब जो प्रॉब्लम है वो 2 माइनस एक्स से है और उसकी पावर कितनी है 1/2. तो आप म्यू की वैल्यू ना 1/2 डाल के चलिएगा. फॉर म्यू इक्वल टू 1/2 लिमिट एक्स टेंड्स टू अपर लिमिट 2 हो जाएगी. अपर लिमिट में से x घटेगा 2 माइनस एक्स की पावर म्यू 1/2 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 और ये रह जाएगा सिर्फ log x. तो वैल्यू हो जाएगी log 2. लिमिट आपकी एग्जिट्स कर चुकी है और किसके लिए करी है म्यू इज इक्वल टू 1/2 के लिए जो 0 और 1 के बीच में पड़ता है. तो यानी कि कन्वर्जेंट हो गया. बाई म्यू टेस्ट I2 इज कन्वर्जेंट. I1 को अलग देखा तो कन्वर्जेंट आया, I2 को अलग देखा तो कन्वर्जेंट आया. इक्वेशन नंबर 1 में दोनों का प्लस है. बाई इक्वेशन 1 वी कंक्लूड दैट गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट. अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, ये बात कॉम्प्लेक्स में भी बताई गई थी. नोट, अगर आप लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू दी पावर n log x निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी और शर्त लगेगी n ग्रेटर देन 0. इस बात का ध्यान रखना. ये वाली वैल्यू हमने कॉम्प्लेक्स में भी यूज़ करी थी. अगर log x की मल्टीप्लाई x की पॉजिटिव पावर से करते हैं तो BSc पार्ट 1 का एल हॉस्पिटल रूल लगा करके आप अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, लिमिट का मान निकाल करके लाएंगे तो उसका उत्तर हमेशा क्या आएगा आपको 0. यही बात जो है इस वाली लाइन में फिर रोक की गई है. एग्जाम्पल 2 सिंपल है. एग्जाम्पल 2 ये HW है. बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी. एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा. टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 0 to 1 x की पावर p माइनस 1 e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स. यहाँ पर देख लीजिएगा x टू दी पावर p माइनस 1 है और सो दैट 0 टू इनफाइनाइट है x टू दी पावर p माइनस 1 e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स. ये क्वेश्चन जो है रिपीट है. ये अभी भी कराया गया था जो मैंने कंप्लीट कराया था. तो 2 एग्जाम्पल 4 इससे पीछे जो वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4 एक्सप्लेन किया गया है वो भी उसका यही आंसर है. इसमें x की पावर p माइनस 1 दे रखी थी और इसमें x की पावर n माइनस 1 है. तो ये p ग्रेटर देन 0 के लिए तो कन्वर्जेंट आ जाएगा और p लेस देन इक्वल 0 के लिए डाइवर्जेंट हो जाएगा. इन्होंने इसे न्यू टेस्ट से कर रखा है. हम इसे कंपैरिजन टेस्ट से पहले ही कर चुके हैं तो उतना ही रहने दीजिएगा. नए टेस्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. अब देख लीजिएगा एग्जाम्पल 4. एग्जाम्पल नंबर 4 में है I इक्वल टू 0 to 1 x टू दी पावर p प्लस x टू दी पावर माइनस 1/p 1/x log 1 प्लस x और आगे लिखा हुआ है dx. कन्वर्ज करता है -1 लेस देन p लेस देन 1 के लिए. अब p की वैल्यू है यहाँ पर ये देख लीजिएगा.
अब p की वैल्यू आप किस तरह से लेंगे, अब x की पावर में 1 से तो कोई खतरा नहीं है, खतरा इससे है 0 से, तो ये हो गया fx इक्वल टू एक्स टू दी पावर p प्लस एक्स टू दी पावर माइनस p अपॉन x log 1 प्लस x इज अनबाउंड at x is equal to 0, so I is improper integral of second kind. We take mu is equal to t. इस क्वेश्चन में mu is equal to t डालिएगा, खतरा 0 पर है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 टू द पावर mu fx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब म्यू की वैल्यू p है तो यहाँ x की पावर p हो जाएगी। अब x की पावर p को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, x की पावर 2p प्लस 1 और इसे अलग कर लीजिएगा, log 1 प्लस x अपॉन x। log 1 की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू भी 0 है, तो इसे ऐसे कर लीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 2p प्लस 1, इसे अलग कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x। इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 2p प्लस 1 लिमिट x टेंड्स टू 0, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी 1 आ गई है। अब आपके पास बचा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 2p प्लस 1। अब 0 लिमिट हो रही है, अब 0 लिमिट अगर हो रही है, लिमिट में 0 पड़ा है तो यानी कि 0 की पावर आएगी, अगर 0 की पावर पॉजिटिव आ गई तो 0 आ जाएगा, है ना। तो अगर लिमिट 0 आ जाती है तो केस कन्वर्जेंट का तो पास हो जाएगा लेकिन डाइवर्जेंट का नहीं होगा। तो अगर मान लीजिएगा पावर नेगेटिव आ जाती है तो बटे में जाएगा 0, इनफाइनाइट आ जाएगा तो डाइवर्जेंट का केस पास हो जाएगा। लेकिन हमें जो बात करनी है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कन्वर्जेंट के बारे में बात करनी है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ वैल्यू 2p प्लस क्या है 1, तो लिमिट 0 होने के लिए जरूरी है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो 2p प्लस 1 है उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, 2p प्लस 1 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और जब ये पॉजिटिव होगी तो आपका जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। अब पॉजिटिव अगर होती है तो ये वाली जो वैल्यू है, ये भी x की पावर 2p बना हुआ है, x की पावर 2p प्लस 1 और log 1 प्लस x बना हुआ है, तो x की पावर p fx की जो वैल्यू है, और हाँ एक चीज़ और छूट गई है मेरे से, ये है प्लस 1 छूट गया है। अब दोनों केस पास हो रहे हैं, x की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी और x की पावर 2p प्लस 1 है और प्लस 1। अगर ये पावर पॉजिटिव होती है, अगर ये पावर कैसी होती है पॉजिटिव होती है, तो लिमिट का जो आंसर है वो आपका 1 आ जाएगा। अब पॉजिटिव देख लीजिएगा कब के लिए होगी, पॉजिटिव जो है आपकी p की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी है। अब जो p की वैल्यू है, अब अगर आप ये देखिएगा p की वैल्यू आप लेकर के चलते हैं 0 लेस देन इक्वल p लेस देन इक्वल 1 लेकर के चलते हैं, 0 लेस देन p लेस देन इक्वल 1 लेकर के चलते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है आपकी, अब यहाँ पर देख लीजिएगा पावर में 2p प्लस 1 पड़ा हुआ है x की पावर में, यहाँ मेरे से गलत हो गया है, 2p प्लस 1 है, ये प्लस का 1 नीचे था, ये मेरे से गलत हो गया है। तो ज़रूरी है कि 2p की जो वैल्यू है वो जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आपका इंटीग्रेशन जो है वो 1 आ जाएगा, तो इक्वल टू आ जाएगा 1 इफ 2p ग्रेटर देन 0 इक्वल 0 और p ग्रेटर देन इक्वल 0। अब p की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है। अब p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 है, अगर p की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होती है तो डाइवर्जेंट का केस पास है, चूँकि लिमिट 1 आ चुकी है, 0 नहीं है, और p की वैल्यू 1 से छोटी है
तो कन्वर्जेंट का केस पास है। तो ऐसे लिख देते हैं बाई म्यू टेस्ट, बाई म्यू टेस्ट I is convergent for convergent for 0 less than p less than 1 and divergent for p greater than equal 1। अगर p की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हुई तो डाइवर्जेंट का केस पास हो जाएगा, और p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हुई तो कन्वर्जेंट का केस पास हो जाएगा। दोनों डिस्क्रिप्शन हो गए हैं, उसी हिसाब से वो देखेगा। अब कोशिश करिएगा, अब निगेटिव वाले मानी में जाना है मुझे। इफ p इज नेगेटिव, अब p कैसा है, नेगेटिव है, p नेगेटिव है। अब p कैसा है, नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव अगर है तो रिजल्ट तो यही आएगा, रिजल्ट तो यही आएगा, लेकिन साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब स्थिति ऐसे हो जाएगी, सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 की पावर म्यू fx इक्वल टू 1 आ जाएगी। और यहाँ पर क्या शर्त बनी थी, p ग्रेटर देन इक्वल 0 शर्त बनी थी, p ग्रेटर देन इक्वल 0 शर्त बनी थी, लेकिन p क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका है कि जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होनी चाहिए, 0 पे भी पास हो जाएगा और 0 से छोटे पे भी पास हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 और माइनस p ग्रेटर देन इक्वल 0 और p लेस देन इक्वल 0, p लेस देन इक्वल 0। तो p की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। अब जिस तरह से ये ऐसे कह लीजिएगा, माइनस p जो है वो 0 से छोटा है, या इतना ही रहने दीजिएगा। तो यानी कि ऊपर वाला ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर उतार दिया है, लेकिन क्या करा गया है, p को हटा करके क्या डाल दिया गया है, माइनस का p को हटा करके माइनस का p डाल दिया गया, और ऊपर वाले रिजल्ट आप दोबारा लिखिएगा। तो यहाँ पर हो जाता है बाई म्यू टेस्ट कॉमा I is convergent for 0 less than minus p less than 1। H2 implies माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उल्टे लिखे जाएंगे, माइनस p लेस देन 0। ये नेगेटिव का केस बन गया है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर कन्वर्जेंट 0 लेस देन इक्वल p लेस देन इक्वल 1 के लिए जा रहा था, और यहाँ पर जो डाइवर्जेंट जा रहा है वो यहाँ इक्वल के लिए जा रहा है। यहाँ पर 0 p लेस देन 1 के लिए, दोनों सॉरी, यहाँ 0 हटा देता हूँ। तो अगर p की वैल्यू -1 और 0 के बीच में तो भी आंसर कन्वर्जेंट है, p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में तो भी आंसर कन्वर्जेंट है। वी कंक्लूड दैट I is convergent for -1 लेस देन p लेस देन 1। और इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाता है। ये म्यू टेस्ट के जो है क्वेश्चन हो गए हैं। म्यू टेस्ट के क्वेश्चन अब हमारे हो गए हैं। अभी 2 दिन और लगेंगे म्यू टेस्ट के क्वेश्चन होने में, वो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे।